बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। जिस वक्त हमने वीडियो का आगाज़ किया है, कुछ ही देर पहले खबर आई है कि पंजाब के ज़िला भक्कर में दाजल चेक पोस्ट पर धमाके की खबर है। धमाके की आवाज़ सुनाई दी है। जो इमदादी टीमें हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, फौरी तौर पर वहाँ पर रवाना की गई हैं और 2 पुलिस एहलकारों को इसमें निशाना बनाया गया। उनके शहीद होने की खबरें भी सामने आ रही हैं और वाक़े में मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं। तो हालात कशीदा है। पहले रात भर तुरखम में और दीगर मकामात पे हमने देखा है कि फायरिंग का तबादला होता रहा है, मुसलसल दरअंदाजी की गई है। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की फोर्सेस को, पाकिस्तानी चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया और फिर उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से भी दिया जा रहा है। और अफगान सूबा नंगरहार के भी सरहदी इलाकों में रात भर ये झड़पें जारी रही हैं। समी यूसुफजई जो कि अफगान सहाफ़ी हैं, अमूमी तौर पर जाने जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देने में और उनकी तहरीरों के अंदर भी पाकिस्तान के खिलाफ जो एक तासुर है वो नुमाया होता है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल है, अफगान अवाम इस वक्त क्या सोच रही है? बढ़ती हुई पाकिस्तान में दहशतगर्दी, इस खत्ते के अमन को जो अफगान तालिबान की गलत पॉलिसियों की वजह से खतरा लाक हो चुका है। हमने आपको गुज़िश्ता रोज़ जो खबर दी थी उसमें रशियन फॉरेन ऑफिस की तरफ से, रशियन वजारत ख़ारजा की तरफ से ये बताया गया है कि जिसमें दाइश है, जिसमें TTP है, जिसमें दीगर दहशतगर्द तंजीमें हैं, कुल मिला के 23 से 24 हज़ार दहशतगर्द वो मौजूद हैं अफगानिस्तान के अंदर। इस चीज़ की तस्दीक उनकी तरफ से की गई है। मुख्तलिफ तंजीमों के कितने कारिंदे वहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरह से वो वहाँ पर ना सिर्फ जड़ें पकड़ रहे हैं, जोर पकड़ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। तो पूरी दुनिया अब रिपोर्ट कर रही है इन चीज़ों को। ये तमाम डेवलपमेंट्स आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। फिर नाज़रीन, एक और दौर होने जा रहा है कल जेनेवा के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान। लेकिन ऐसे में जो बयानात हैं उनकी तलखियाँ, उनकी शिद्दत भी बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया है ईरानी मिसाइल के ऊपर, उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि वो पूरे यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए ख़तरा है और उसके ऊपर ईरान काम कर रहा है। ईरान की तरफ से उसकी तरदीद की गई है। साथ में मोदी जी पहुंच चुके हैं इजराइल। एजेंडा क्या है, क्या खिचड़ी पक रही है वहां पर, इसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करते हैं। पहली खबर नाज़रीन, जिस तरह से आपको बताया कि दाजल चेक पोस्ट पर धमाके की इत्तला मौसूल हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर पहुंच चुकी हैं। मुबैना तौर पर यह खुदकुश हमला बताया जाता है। इसके अलावा नंगरहार में सूबा है अफगानिस्तान का, जहां पे सरहदी इलाकों में तालिबान फोर्सेज और पाकिस्तानी फौज के दरमियान रात भर झड़पें जारी रही हैं और बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल ये जो मालूमात हैं अफगानिस्तान इंटरनेशनल को मकामी ज़राए ने फराहम की। ताहाल ना तालिबान की जानिब से और ना ही पाकिस्तान की तरफ से इन झड़पों पर कोई बाज़ाब्ता बयान जारी किया गया है। लेकिन एक वीडियो सामने आई है जिसमें अफगान सरहदी चौकी को पाकिस्तानी भारी हथियारों आर्टिलरी से निशाना बनाया गया और दावा किया जा रहा है कि फायरिंग का आगाज़ मुबैना तौर पर अफगान जानिब से बगैर इश्तियाल अंगेज़ी के इफ्तार से कबल किया गया है। और फिर रात भर हमने देखा ये फायरिंग का तबादला और ये विजुअल्स जो हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर गर्दिश करते रहे हैं। बहरहाल अफगान फोर्सेस की पाकिस्तानी सरहद पर फायरिंग और इसका सख्त जवाब दिया है। तर्जुमान वज़ीर आज़म की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई है वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। मुशर्रफ ज़ैदी की तरफ से जो बताया गया है वो बता रहे हैं कि जी तुरखम और तीरा में सरहदी इलाकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में ये जो फायरिंग का वाक़या है इसके नतीजे में दहशतगर्दों की जो 80 से ज़्यादा दहशतगर्द थे उन्हें जहन्नुम वासिल भी किया गया है और इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। अब आते हैं समी यूसुफजई के ख़त की तरफ। ये ओपन लेटर जो कि उन्होंने लिखा है अफ़गान रजीम के मौजूदा या हालिया जो पॉलिसीज़ हैं उसके ख़िलाफ़ अवामी सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा शदीद हैं। अवाम तंग आ चुके हैं। समी यूसुफजई के मुताबिक क्या कहना है उनका, ज़रा सुनिए। वो कहते हैं कि जी आम अफ़गान शहरी शदीद थकन, खौफ और बेचैनी का शिकार है। वो नहीं चाहते कि उनका मुल्क अलकायदा और TTP जैसे शिद्दत पसंद गिरोहों की वजह से दोबारा बमबारी का निशाना बने। साथ में वो कहते हैं कि जी अफ़गान अवाम इन फैसलों और तनाज़ात की कीमत अदा करते करते थक चुके हैं और इनकी मर्जी और इख्तियार से ये चीज़ अब बाहर हो चुकी है। यही नहीं, ज़्यादातर अफ़गान अमन, इस्तेहकाम और ऐसा मुस्तकबिल चाहते हैं जहां उनका मुल्क इलाकाई और आलमी ताकतों की जंग का मैदान न बने। साथ में ख़दशात भी अपनी जगह मौजूद हैं। पाकिस्तान अपनी पॉलिसी पूरी तरह से वाज़े कर चुका है। एक तो सरहदें हमने बंद कर दी, उसकी वजह से अफ़गान ताजरों का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के पास और काफ़ी ऑप्शंस मौजूद हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, लैंड लॉक्ड
कंट्री है, तिजारत उनकी कहीं से हो नहीं रही। वाहिद पाकिस्तान वो रास्ता था जिसको वो इस्तेमाल करते थे, चाहे वो इमदाद हो, चाहे वो अजनास हो, चाहे वो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उसके लिए पाकिस्तान के बॉर्डर्स को वो इस्तेमाल करते रहे हैं, पाकिस्तान से अद्वियात इस्तेमाल करते रहे हैं, अब तक पाकिस्तान का हक समझ के वो इस्तेमाल करते रहे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन का, पाकिस्तान के वसाइल का। लेकिन अब जब सबर से हमारा सबर का पैमाना लबरेज हो चुका, पानी सर से गुजर चुका, तो पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि अब ऐसा नहीं होगा और दरअंदाजी की मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो हम अपनी कार्रवाइयों को बढ़ाने पर मजबूर होंगे। तो इन खदशात का इज़हार समी यूसुफजई की तरफ से अपने इस खत में किया गया है। वो कहते हैं कि तालिबान को यह भी खौफ है कि अगर पाकिस्तान बराह रास्त तालिबान क़यादत को निशाना बनाना शुरू कर दे तो यह उनके लिए बड़ा धचका साबित हो सकता है। साथ में बहुत से अफगानों का ख्याल है कि तालिबान की सख्त पॉलिसियों और कमज़ोर सिफारतकारी ने बार बार बैरूनी मुदाखलत के लिए जवाब फराहम किया है। पहले सोवियत यूनियन, फिर नेटो और अब पाकिस्तान के साथ पंगेबाजी। वो पाकिस्तान जिसने इनकी जंग लड़ी है, जिन्होंने इनको ट्रेनिंग दी है, जिन्होंने इनको हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलना सिखाया हर मैदान के अंदर, चाहे वो अस्करी महाज हो, चाहे वो तिजारत हो, ट्रेड हो, चाहे वो इवन पाकिस्तान के अंदर से होने वाली स्मगलिंग हो, इनकी वजह से पाकिस्तान को डैमेज हुआ। इवन क्रिकेट पाकिस्तान ने इनको सिखाई और आज इनके खिलाड़ी हमें आंखें दिखाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं और अगर कोई मैच ही हार जाए तो फिर मार पीट पे आ जाते हैं, स्टेडियम्स की कुर्सियां तोड़ देते हैं। जो दुबई में हुआ, जो यूके में हुआ, वो सब कुछ आपके सामने है, वो तारीख का हिस्सा बन चुका है। तो बहरहाल नेटो और इत्तेहादी अफवाज की मुदाखलत के नतीजे में B-52 बम्बार जो तैयारे हैं, बड़े पैमाने पर बमबारी समेत तवील जंग ने आम अफगानियों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। बहुत से लोगों के मुताबिक अफगानिस्तान पर बमबारी पाकिस्तान में अंदरूनी मुल्क से फैली हुई टीटीपी की शोरश को ख़त्म नहीं कर सकती। तो ये वो सारे जो कहते हैं दर्द दिल बयान किया है समी यूसुफजई ने और ये तकरीबन लगभग वही सेंटीमेंट्स हैं जो हर पाकिस्तानी के हैं, जो हर इस वक्त जी शऊर शख्स इस खत्ते में रहने वाला जो अफगानियों का दर्द महसूस करता है वो ऐसे ही सेंटीमेंट्स रखता है। अफगानियों को, अफगान रजीम को होश के नाखून लेने होंगे, वरना पानी सर से गुजर गया तो फिर पछताने के अलावा और इनके पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं होगी। तो आंखें खोलने के लिए अगर हमारी बात पे यकीन नहीं है तो अपना सहाफ़ी आपका ये अपने लोगों का दर्द बयान कर रहा है, ग्राउंड रियलिटी बयान कर रहा है, वजूहात बयान कर रहा है कि यहाँ तक हालात क्यों पहुँचे हैं और वो ये भी बता रहा है कि अब हमारे अंदर और बर्दाश्त नहीं है। तो होश के नाखून लीजिए, चंद डॉलर के एवज़ अपने ज़मीर का सौदा, अपने मुल्क का, अपनी मिट्टी का और अपने शहरियों की कुर्बानियों का सौदा मेरे ख्याल में इंतहाई घाटे का सौदा होगा। आगे बढ़ते नाज़रीन और नई शराकतदारियों पर बात के लिए नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं इजराइल। मोदी जी का जो दौरा है इजराइल है बहुत अहमियत का हामिल है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जंगें रुकवाने नहीं, जंगें शुरू करवाने में नरेंद्र मोदी एक पुराना इनका ट्रैक रिकॉर्ड है और ये जलती पे तेल का काम बहुत खूब तरीके से करते हैं। गुजरात का कातिल जो है वो और उससे तवक्को भी क्या की जा सकती है, ट्रैक रिकॉर्ड इनका यही है, तरीका वारदात इनका यही है। लेकिन एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है जिसका इशारा दिया है नेतन्याहू ने और हेक्सागॉन के नाम से इत्तेहाद, जिसमें मिडिल ईस्ट के अरब ममालिक होंगे, जिसमें कुछ यूरोपियन ममालिक भी होंगे और इसमें भारत भी होगा। भारत को इतनी शिद्दत के साथ नेतन्याहू क्यों शामिल करना चाहता है? क्योंकि ये जो दौरा है इसके अंदर डिफेंस डील भी होनी है जिसमें ड्रोन्स शामिल हैं, जिसमें मिसाइल्स शामिल हैं, जिसमें बॉम्ब्स शामिल हैं। ये सब कुछ ख़रीदने का इरादा रखते हैं मोदी जी अपनी कुव्वत को बहाल करने के लिए और मुस्तकबिल की किसी जारियत में पाकिस्तान के ऊपर अपना पलड़ा भारी रखने के लिए। लेकिन ये जो हेक्सागॉन है इसका एजेंडा क्या है ये भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। एक तो ये कि नरेंद्र मोदी के दौरा इसराइल का आगाज़ होने से कबल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वुस्ता में एक नया इलाकाई इत्तेहाद हेक्सागॉन कायम करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि मैं अपने सामने जो विजन देख रहा हूँ इसमें एक पूरा निज़ाम मौजूद है और बुनियादी तौर पर मशरिक़ वुस्ता के इर्द गिर्द या इसके अंदर इत्तेहादियों का एक हेक्सागॉन यानी कि एक मुसद्दस बनाया जाएगा और भारत को आलमी ताकत और मोदी को करीबी दोस्त करार देते हुए इसराइल और भारत के दरमियान गहरे ताल्लुकात और मजबूत होने का उन्होंने इंडिकेशन भी दी है। और एक तो बुनियादी तौर पर इंडिया को इतनी शिद्दत से नेतन्याहू क्यों शामिल करना चाहता है, इसकी दो वजूहात हैं बुनियादी तौर पर। एक तो ये कि आइडियोलॉजी सेम है, माइंडसेट सेम है, मुसलमानों से नफरत और उनकी नस्लकुशी का जो प्रोपेगेंडा और एक एजेंडा है वो सेम है। दूसरा, चाइना के साथ, रशिया के साथ और अमेरिका के साथ बैक वक्त ताल्लुकात हैं अमेरिका भारत के और यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी, यूरोपियन यूनियन के साथ अभी जो इनका मुआहिदा हुआ। तो इस तमाम जो एक स्ट्रेटेजिक अहमियत है भारत की, इसको इस्तेमाल करने का मकसद है
और इसीलिए इस जो 6 ममालिक पर मबनी है ये इत्तेहाद है, जिसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक शामिल होंगे। शायद इसकी तादाद 6 से ज़ायद बढ़ भी जाए, लेकिन अभी तक ये जो हेक्सागॉन है इसके अंदर इजराइल और हम देख रहे हैं कि भारत का करीबी गठजोड़ है, और आने वाले वक्तों में ये हेक्सागॉन इंतहाई नुकसानदेह और जो कहते हैं ना मुहलिक साबित हो सकता है इस दुनिया के अमन के लिए। और हम देख रहे हैं कि यूएई फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहा है इसके अंदर। हम कतर क्या भाई टिल्ट थोड़ा बहुत देख रहे हैं, हम इसके अंदर भारत की पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं। और इस खित्ते के अंदर पहले ही हम देख चुके हैं कि जो माइक हुकाबी जैसे अमेरिकी सफ़ीर हैं वो अपने ख्यालात का एजेंडे का इजहार खुल के कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी इजराइल को पूरा हक है कि वो मिडल ईस्ट को, सिर्फ फ़लस्तीन को नहीं, पूरे मिडल ईस्ट को, पूरे मशरक़ वस्ता को उसके ऊपर काबूज़ हो जाए, उसके ऊपर हमलावर हो जाए। और कहते हैं जी ज़मीन खुदा ने इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए ही बना छोड़ी है। तो इसको अपना हक समझते हुए ये कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। और इस हवाले से जो किंग्स कॉलेज लंदन है इसमें सिक्योरिटी स्टडीज़ के एसोसिएट प्रोफेसर हैं एंड्रियास क्रेग, जिन्होंने अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि नेतन्याहू के इस तरह के इलाकाई इत्तेहाद को ख़तरे की अलामत समझते हैं, और इस इलाकाई इत्तेहाद से खित्ते में शदीद अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। पाकिस्तान पहले ही अपने जो ख्यालात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसका इजहार कर चुका है, लेकिन नज़र रखनी होगी इस मुलाकात के ऊपर जो नेतन्याहू और मोदी के दरमियान होने जा रही है। ये दुनिया के अंदर तखरीबकारी का एक और प्लान और उसके लिए एक और मनसूबाबंदी की तरफ पेशरफ साबित हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन, मोदी जी के इस वक्त छत्र छाया के अंदर भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ, तमाम अक़लियतों के खिलाफ जुल्म और जो नाइंसाफ़ियाँ हैं उसके सिलसिला इंतहाई ज़ोर पकड़ चुका है। इमदाद तकसीम की जा रही थी और वहाँ पर जब मुस्लिम ख़वातीन पहुँची हैं तो उन्हें इमदाद लेने से रोक दिया गया है। यूपी के अंदर बढ़ते वाक़यात, दीगर रियासतों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत के जो वाक़यात हैं, यानी कि मुसलमान होना वहाँ पर एक जुर्म ठहर चुका है, और इंतज़ामिया की, रियासत की आशीर्वाद इन तमाम लोगों को हासिल है। ये रियासत की पॉलिसी के एमा पर इस तरह से तमाम जो मज़ालिम है उसका सिलसिला जारी रखे हुए हैं। और रहनुमा ने बताया गया कि मुबैना तौर पर जो लोग वज़ीर-ए-आज़म को तनकीद का निशाना बनाते हैं उन्हें इमदादी सामान लेने का हक नहीं है, और भारतीय मीडिया इसे रिपोर्ट भी कर रहा है। जिसके मुताबिक रियासत राजस्थान में एक इमदादी प्रोग्राम के दौरान चंद मुसलमान ख़वातीन को मुबैना तौर पर इमदादी सामान देने से इनकार किया गया, और ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब बीजेपी के मकामी रहनुमा सुखबीर सिंह ने तकसीम कंबल प्रोग्राम में शरीक जो कुछ ख़वातीन थी उन्हें इस वजह से इमदाद लेने से मना कर दिया क्योंकि वो मुस्लिम थी। तो यही पॉलिसी है, यही रियासती पॉलिसी है, और ये तो होगा। और हमें इस तरह के इक़दाम देखने के बाद फिर याद आती है कायदे आज़म की, अल्लामा इकबाल की और मुस्लिम लीग की उन तमाम आज़ादी की तहरीक में शामिल लीडरान की जिनकी काविशों से पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया, और दो कौमी नज़रिया जो है वो हर बार सच साबित किया जाता है अंधभक्तों की तरफ से भाजपा सरकार की इन प्रोपेगेंडा और नफरत पर मबनी पॉलिसीज़ की वजह से। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला तो जारी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है ईरानी मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर। क्या कहना है ट्रंप का, ज़रा सुनिए। एक तो वो कहते हैं कि जी मेरी तरजीह है कि मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल किया जा सके, लेकिन साथ में वो खदशात का इजहार भी कर रहे हैं। अच्छा, एक तो उन्होंने कहा है कि मेरी तरजीह यह है कि मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल किया जा सके, साथ में वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि एक तो ईरान बड़ी तेज़ी के साथ अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी को इन्हांस कर रहा है और उनकी रेंज को बढ़ाया जा रहा है, ना सिर्फ यूरोप के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी वो निशाना बनाने की सलाहियत हासिल कर रहे हैं। उनके मिसाइल अनकरीब अमेरिका को भी और पूरे यूरोप को भी निशाना बनाने की सलाहियत हासिल कर लेंगे। तो ये बेसिकली तो हीले बहाने हैं, किसी तरीके से उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी को मलियामेट किया जा सके, जिस तरह से वो जोहरी ताकत के हुसूल के हवाले से कहते हैं कि जी हमारा कतन ये मकसद नहीं है कि हम दुनिया के अमन को तबाह करें, हाँ अपने दिफा को यकीनी बनाने के लिए हम यूरेनियम की अफजूदगी को यकीनी बनाते हैं, और हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो भी अपने दिफा के लिए, किसी के ऊपर जारियत मुसल्लत करने के लिए या हमलावर होने के लिए नहीं है। तो ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया कि गुज़श्ता बरस ईरान की जोहरी तंसीबात पर किए गए अमेरिकी हमलों ने मुल्क के मुबैना जोहरी हथियारों के प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह किया, और हमने जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया। हम सुनना चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा। तेहरान ने वाज़ेह यकीन दहानी नहीं कराई कि वो जोहरी हथियार तैयार नहीं कर रहा। बहरहाल उन्होंने कहा है कि ईरान में हुकूमत ने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया, हमने ईरान में मुजाहिरीन की फांसियाँ रुकवाई, हम बज़ोर ताकत पर यकीन रखते हैं।
साथ में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से लगभग 8 से ज़ायद जामियात के जो तलबा हैं, जो यूथ है, एक बार फिर से यूनिवर्सिटीज़ खुलने के बाद, कॉलेजेस खुलने के बाद वहाँ पे एहतजाज शुरू हो चुका है। ईरान की गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि बैरूनी इस वक्त मुदाखलत के खदशात होने के साथ साथ जो इंटरनल एक रेजिस्टेंस है अवामी सतह पे, लोग जो परेशान हाल हैं, जो वो एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें केटर करना, उनके मसाइल को सुनना, उन्हें ताकत से दबाने के बजाय उन्हें टेबल पर बिठाना और उन मुज़ाकरात को हल करने के लिए संजीदा कोशिश करना वक्त की ज़रूरत है। बहरहाल जो मिसाइल्स के ऊपर एक हर्जा सराई की जा रही है बयानात की हद तक, उसको उन्होंने डिनाई किया है। और जिस तरह से हमने गुज़श्ता रोज़ भी आपको खबर दी थी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दोनों के ऊपर गौर जारी है। ऑप्शन ए ये है कि अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया जाए, स्पेसिफिक जो टारगेट्स हैं उन्हें निशाना बनाया जाए, और दूसरा मकसद ये होगा कि उनकी रिजीम चेंज की जाए, उनकी टॉप टियर लीडरशिप को निशाना बनाया जाए। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए इन तमाम चीज़ों को हल किया जा सके। जिनेवा में मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने जा रहा है और उसमें भी उम्मीद की जा रही है कि जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ मौजूद होंगे, जो ईरानी नुमाइंदगी है वो इसमें मौजूद होगी। बहरहाल अब भी हम देख रहे हैं कि एक फ्रस्ट्रेशन की सी सूरत हाल है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। उनकी तमाम तर जंगी कैपेबिलिटीज, साजो सामान, जंगी बहरी बेड़ा होने के बावजूद ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं है और साबित कदमी के साथ डटा हुआ है, खड़ा हुआ है। लास्टली आपको एक और खबर देते हैं, और गुज़श्ता रोज़ था एयर एम्बुलेंस थी जो कि हादसे का शिकार हुई थी, 7 अफराद उसमें मारे गए थे। आज एक हेलीकॉप्टर भी हादसे का शिकार हुआ है, समुद्र बुर्द हुआ है, उसके अंदर भी एक बच्चे समेत अमले के अफराद समेत 7 लोग उसमें मौजूद थे। लेकिन खबर यह है कि समझदारी का मुजाहरा किया पायलट ने और उसे बाहिफाजत लैंड करवाने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को यकीनी बनाया गया और तमाम जानें जो हैं इसमें महफूज रही हैं। और भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ताज़ा वाक़या इंडोमान निकोबार जज़ायर के करीब पेश आया है। हेलीकॉप्टर में 2 अमले के अरकान, 5 मुसाफिर और एक बच्चा भी शामिल था। सरकारी हेलीकॉप्टर सर्विस कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम ये हेलीकॉप्टर सुबह तकरीबन 8:45 पर श्री विजयापुरम से मायाबंदर के लिए परवाज भर चुका था और 9:30 पर हेलीकॉप्टर में अचानक फनी खराबी पैदा हुई है और समुद्र के ऊपर प्रवास कर रहा था जिस वक्त ये वाक़या पेश आया। लेकिन समझदारी का मुजाहरा किया गया और इसकी लैंडिंग जो है वो महफूज तरीके से हुई है। इसकी ऑपरेशन को मुकम्मल किया गया और तमाम 7 अफराद इसमें बाहिफाजत निकाल लिए गए हैं। बहरहाल ये जो एविएशन के मामलात हैं ये हम आपको बता रहे हैं बार बार कि भारत के अंदर एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। कभी इनके फाइटर जेट्स, कभी इनके तरबियती परवाज़, कभी इनकी जो डोमेस्टिक, लोकल या इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो निशाना बनती हैं, वो हादसे का शिकार होती हैं। और अब ये हेलीकॉप्टर का मामला, तो इनको मेरे ख्याल में कोई चढ़ाने चाहिए, आमिर बाबा का इनको जो इनके जिनके ऊपर ये बिलीव करते हैं, या फिर इनको अपनी जो एविएशन का सेक्टर है उसके अंदर खामियों को दूर करना चाहिए, नकाइस को दूर करना चाहिए, क्योंकि कीमती जानें बहरहाल इससे दाव पर लगती हैं और उनका नुकसान भी होता है। जिस तरह गुज़श्ता रोज़ एयर एम्बुलेंस के अंदर 7 कीमती जानें गई थी। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको करेंगे। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।